ये वर्ड है हेपाटो, यानी कि लीवर, हमारा जो लीवर है इससे मतलब जुड़ा हुआ है। हेपाटो मतलब लीवर होता है, टाइटिस मतलब इन्फेक्शन, यानी कि लीवर का इन्फेक्शन या लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो थोड़ा सा हम लीवर के बारे में जान लेते हैं, इसका एनाटॉमी जान लेते हैं। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी में, और ये 1500 ग्राम का होता है। और इसका जो है फंक्शन है, लीवर का फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म। आई थिंक एवरीबॉडी नोज अबाउट मेटाबॉलिज्म। जानते हैं सबको मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग? जी जी। मेटाबॉलिज्म। और उसके बाद लीवर का फंक्शन होता है सिक्रेशन, यानी कि ये बाइल सिक्रेट करता है हमारे बॉडी में, बाइल जो है वो सिक्रेट करता है। बाइल उसका सिक्रेशन करता है। और एक फंक्शन होता है लीवर का एक्सक्रिएशन। बिलिरुबिन जो होता है उसका एक्सक्रीशन करता है हमारे। बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट करता है हमारे। बिलिरुबिन में जितना अमाउंट होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो सकता है? आप जानते हैं बिलिरुबिन के बढ़ने से बहुत सारे बीमारी, जैसा कि जॉन्डिस। ये हो गया हमारा लीवर का एनाटॉमी। अब इसके बाद एनाटॉमी के बाद हम लोग जो मेरा मेन मोटो है हेपेटाइटिस, हम हेपेटाइटिस के बारे में देखेंगे। हेपेटाइटिस जो होता है, मैंने जैसे कहा कि हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन ऑफ लीवर। तो जिसमें मैं हेपेटाइटिस के बारे में बताऊंगा। हेपेटाइटिस कई तरह के होते हैं, जैसे मैं पहले हमने पढ़ा है, सबको जानते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस का कई टाइप होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और इसके अलावा भी कई टाइप्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम के होने से भी होता है, और भी कई टाइप्स मैंने देखा है। लेकिन मेनली मैं यही आपको इसमें मैं आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ाऊंगा कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट हेपेटाइटिस बी। और ये जो हेपेटाइटिस होता है, इसको एक्चुअली हम लोग नाम से ही बुलाते हैं वायरल हेपेटाइटिस, क्योंकि ये बीमारी जो है ये वायरस के कारण नहीं होता है, एक्चुअली मोस्टली वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस। और इसमें हम लोग देखेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी जो है काउज होता है हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण। ये जो वायरस हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी को कॉज करता है, जिसको हम लोग ये भी नाम होता है इसका, हेपेटाइटिस बी वायरस का। ये स्प्रेड करता है मोस्टली कांटेक्ट से, ब्लड कांटेक्ट से करता है, या फिर सिक्रेशन बॉडी में जो हमारे म्यूकस सिक्रेशन से हो गया। उसके बाद फिर अगर मान लो हॉस्पिटल में कोई लोग, हम लोग जैसे काम करते हैं, नर्सेस लोग काम करते हैं, नेटल इंजरी के थ्रू हो सकता है। और उसके बाद स्लाइवा हो गया, सीमेन हो गया, वेजाइनल सिक्रेशन हो गया। मेरी जो हेपेटाइटिस है ये एक्चुअली में कंसीडर किया जाता है इसको एसटीडीज के अंदर में, यानी कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और भी कई तरीके से करता है, जैसा कि रेजर मतलब ब्लेड जो हम लोग शेविंग करते हैं, उसका अगर कोई आदमी अगर कर रहा है, उसको अगर कोई दूसरा इन्फेक्टेड पर्सन का अगर यूज कर लिया, उसकी वजह से भी ये स्प्रेड कर सकता है। और ये जो हेपेटाइटिस बी है ये एक वायरस है। और मैं एक सवाल करने वाला हूँ आपसे, स्वरा भाई सवाल करूँगा मैं कि ये हेपेटाइटिस बी जो वायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? हेपेटाइटिस बी जेनेटिक मटेरियल ये कौन सा वायरस है? डीएनए वायरस। ये नहीं, आरएनए वायरस, सबसे आरएनए वायरस। आरएनए वायरस।
कॉन्फिडेंस आप आरएनए वायरस डीएनए वायरस डीएनए वायरस कौन बोलते हैं और आरएनए कौन बोलते हैं? इससे डीएनए वायरस, ये क्या है? डीएनए वायरस। बाकी और सब हेपेटाइटिस है वो सब क्या है? आरएनए। ये डीएनए वायरस से बना होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है। और इसका जो कंप्लीट वेरिएंट है उसको हम लोग बोलते हैं डेन पार्टिकल। एक टर्म आता है वीरियन, और इसके वेरिएंट को बोलते हैं हम डेन पार्टिकल। इसको हम बोलते हैं डेन पार्टिकल। सिर्फ इसी के वेरिएंट को, ये वर्ड जो वेरिएंट को बताते हैं वेरिएंट क्या होता है। वेरिएंट होता है जैसा कि अमूंगा जो कोई भी मतलब ये होता है वायरस होता है, वो डीएनए या आरएनए का बना होता है। वो अपने आप को उसमें क्या होता है कि एक कैप्सूल के अंदर में रहता है, और उसी कैप्सूल में चाहे वो डीएनए से बना हो या फिर आरएनए से बना हो, वो उसी कैप्सूल को एक वेरिएंट बनाता है जिसमें एक डीएनए पार्टिकल मौजूद हो, उसमें एक वायरस हो, उसको क्या बनाता है? वेरिएंट बनाता है। इसलिए एक कैप्सूल है, इसी को वेरिएंट बनाता है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को हेपेटाइटिस का कुछ मतलब हेपेटाइटिस बी का कुछ टाइप समझिए, या फिर बोलेंगे ऐसा क्या होता है कि क्रोनिक हो गया, एक्यूट हो गया। इसके बाद इसका 3 तरह का होता है। हेपेटाइटिस बी कॉज करता है 3 तरह से। तो एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है, और एक होता है ये कैरियर हिस्ट्री। एक होता है कैरियर हिस्ट्री। मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या किसी को बारे में पता है? किसी को इसके बारे में पता है एक्यूट हेपेटाइटिस के बारे में? एनीबॉडी हैव एनी नॉलेज अबाउट एक्यूट हेपेटाइटिस? ओके, आई विल टेल यू। एक्यूट हेपेटाइटिस बी जो होता है, इन्फ्लेमेशन होता है लीवर पेरेन्काइमा, यानी कि वो सेम अदर हेपेटाइटिस की तरह ही होता है। जो ऐसे बी हेपेटाइटिस बी होता है, कैंसर सी होता है, सेम उसी की तरह होता है। और ये ऑलमोस्ट जो सिम्टम्स है उसका सेम ही होता है। जैसा कि हेपेटाइटिस का क्या सिम्टम्स होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस का सिम्टम जो अदर हेपेटाइटिस होता है उसकी तरह ही होता है, जैसे कि वोमिटिंग होगा, नोजिया होगा, फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, या फिर लेस ऑफ अपेटाइट होगा, एनरोजेंस को बोलते हैं, भूख की कमी होगी, और जॉन्डिस भी हो सकता है। ये सब सिम्टम्स है एक्यूट हेपेटाइटिस का। इसमें क्या होता है, अगर इसका डायग्नोसिस करेगा एक्यूट हेपेटाइटिस का, अगर ब्लड टेस्ट करेगा तो कुछ करेंगे, तो इसमें क्या होगा, बिलिरुबिन क्या होगा, बढ़ा हुआ होता है, जो कि क्या करता है। और इसका टेस्ट जो हम करते हैं, इसमें एक्चुअली में सीरम टेस्ट किया है इसका हेपेटाइटिस का, और इसका एक्चुअली में जो है कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक्यूट हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं है। कोई भी एक्यूट हेपेटाइटिस होता है वो एक्चुअली में खुद से ही ठीक हो जाता है। अगर अच्छा खाना खाते हैं, इम्यूनिटी और बढ़ाते, मतलब अच्छा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो नॉर्मली ऐसे ही ठीक हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे क्रोनिक हेपेटाइटिस। ये क्रोनिक हेपेटाइटिस जो है, ये इसका जो है सिम्टम हमको नजर आता है, एक सिम्टोमेटिक है। इसका अगर कोई टेस्ट करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे या फिर सिरामिक टेस्ट करेंगे, कोई सिरामिक टेस्ट करेंगे, तो उसमें आपको मतलब क्रोनिक हेपेटाइटिस जो है लगभग इस डेज 6 मंथ तक मतलब दिखेगा कि हाँ ये कंटिन्यूसली अगर आप टेस्ट करेंगे, आपको वो सिम्टम्स आ रहा है तो 6 मंथ तक वो आपको परसिस्ट करेगा कि हाँ ये मेरे अंदर में रह रहा है, इसका मतलब वायरस का इन्फेक्शन है। तो 6 मंथ तक जब दिखता है तब उस चीज को बनाता है क्रोनिक हेपेटाइटिस। और इसका कॉजेज क्रोनिक जो है कई तरह का हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और डी भी हो सकता है। इसका क्रोनिक का क्लास और अदर भी कई कॉजेज हैं, जैसा कि अगर किसी को विल्सन डिजीज है, विल्सन डिजीज के बारे में इसको अगर विल्सन डिजीज है, इसके कारण भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है क्रोनिक, और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस बी हो सकता है इसका कॉज, और कई ड्रग्स के यूज करने से भी हो सकता है। जैसे कि विल्सन डिजीज के बारे में बोलते हैं, विल्सन डिजीज उसको बोलते हैं जैसे कि कॉपर का डिपोजिशन होता है हमारे टिश्यू में, या फिर बॉडी के अदर ऑर्गन्स में होता है, और लीवर में भी क्या होता है, कॉपर का डिपोजिशन होता है, उसके कारण विल्सन डिजीज होता है। तो जहाँ तक मैंने बताया है, तो मतलब किसी भी ऑर्गन में अगर कॉपर का डिपोजिशन होता है तो विल्सन डिजीज होता है।
लीवर का हो रहा है तो उसका लीवर भी एक फैक्टर है जो हेपेटाइटिस काज करवाता है। ये विल्सन डिजीज भी फैक्टर है जो हेपेटाइटिस काज करवाता है। ठीक है, लीवर में हो रहा है, वॉटर का डिपोजिशन हो रहा है। और इसी तरह ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है। उसके बाद फिर ड्रग्स में जैसा कि मिथोट्रेक्सेट और आइसोनियाजिन जो लोग यूज करते हैं। मिथोट्रेक्सेट एक स्टेरॉइड ड्रग्स है। ये क्या मिथोट्रेक्सेट? ये क्या है? स्टेरॉइड, जो कि नॉर्मली लोग यूज करते हैं रोमेटिक आर्थराइटिस में, यानी कि जॉइंट पेन वगैरह होता है या फिर जॉइंट में स्टिफनेस आ जाता है, उसके लिए इस ड्रग्स को यूज किया जाता है। और जो लोग इस ड्रग्स को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं उसका चांसेस बनता है ये होने का, क्रोनिक हेपेटाइटिस होने का उसको। और एक ड्रग है आइसोनियाजिन, जो कि यूज करते हैं लोग ट्यूबरकुलोसिस में, ठीक है, यूज करते हैं इसको बहुत सारे लोग करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई आइसोनियाजिन यूज करता है तो इसकी वजह से यह हम लोग लीवर का फंक्शन अब नॉर्मल हो रहा है। और मिथोट्रेक्सेट जो है, ये मिथोट्रेक्सेट बहुत कोई लोगों को लगता है कि जॉइंट में स्टिफनेस आ गया या फिर मतलब जॉइंट ये हो रहा है, तो इसको बहुत कोई सोचता होगा, फिर आपको भी सोचोगे कि ये एक पेन किलर, लेकिन ये पेन किलर नहीं है। ये क्या है? स्टेरॉइड है। इट इज नॉट अ पेन किलर, ये पेन किलर नहीं है। इसको पेन किलर के तौर पर हम लोग नहीं ले सकते हैं। और इसका जो ये जो मिथोट्रेक्सेट है, इसका और भी कई सारे एब्डोमिनल पेन हो सकता है। इसी के कारण इसको ये लेने से हेपेटाइटिस क्रोनिक कंडीशन हो सकता है इसका। और भी मतलब हेपेटाइटिस क्रोनिक हेपेटाइटिस का इसको मतलब काज अननोन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपको मतलब पता हो कि ये क्रोनिक हेपेटाइटिस हो रहा है, सब कुछ जरूरी नहीं है, सिम्टम्स मिल जाए। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कैरियर स्टेज की तरफ। कैरियर स्टेज हेपेटाइटिस, ये वर्ड है कैरियर स्टेज। इस वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि कैरियर स्टेज मतलब क्या है? कैरियर मतलब कैरी कर रहा हो, स्टेज यानी कि वो जो इंडिविजुअल है जिसको हेपेटाइटिस हो रहा है वो अपने अंदर उसको कैरी कर रहा है। और लेकिन इसका साइलेंट सिम्टम उसके अंदर में आपको नहीं दिखेगा। और लेकिन जब वो अगर हो सकता है कि उससे किसी और में ट्रांसमिट हो जाए, लेकिन उसके आपको नहीं दिखेगा उसका साइलेंट सिम्टम। ये दो तरह से कैरेक्टराइज करता है, एक इनएक्टिव और एक्टिव स्टेज। ये दो स्टेज में लगता है। इट इज फाउंड इन टू स्टेजेस। एक हो गया एक्टिव और एक हो गया इनएक्टिव। एक एक्टिव हो गया, इनएक्टिव। यानी कि जो एक्टिव होता है जो इसमें, वो क्या करता है, उसको रखता है, लेकिन वो क्या उसके अंदर आपको कोई सिम्टम और साइन नहीं दिखेगा कि वो वायरस को कैरी कर रहा है, और ना ही कोई डिसेबिलिटी होगी उसके अंदर में। लेकिन वो दूसरे को क्या करता है, इन्फेक्ट कर सकता है ये वायरस। और उसी तरह अगर हम देखेंगे इनएक्टिव वाला, सॉरी इनएक्टिव जो है, इनएक्टिव वायरस जो है कैरी ऑफ द वायरस है, बट दे हैव नो लीवर डिजीज, यानी कि वो वायरस को कैरी करेगा लेकिन उस आदमी को कोई लीवर डिजीज नहीं होगा। और ये जो कैरी करता है हेपेटाइटिस के अंदर में एक एंटीजन होता है, तो एंटीजन के बारे में सुने होंगे, HBsAg, HBeAg, उसका HBcAg। तो ये जो इनएक्टिव स्टेज वाला है, ये जो इनएक्टिव स्टेज वाला है, ये HBeAg कैरी करता है, ये एंटीजन कैरी करता है। और वो एक मतलब जो होता है पार्टिकुलर वायरस में कैरी करता है। HBV जो है वो जब इसका हम लोग PCR करते हैं, पॉलीमरेज PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, देखने के लिए PCR करते हैं तो उसमें सिर्फ HBV DNA ही मिलता है, ठीक, एक ही वायरस का पार्टिकल मिलता है। इसकी वजह से ये क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज में रहता है। और ये मतलब खुद को मतलब
जिस बॉडी में रहता है उसको मतलब इसमें साइंस सिस्टम नहीं। उसका आगे चलेगा एक्टिव स्टेज में, एक्टिव स्टेज क्या करता है, वो हार्ड वर्क करता है, लेकिन रहता है उसके अंदर में, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, लेकिन वो क्या करता है, उसको नहीं नुकसान पहुंचा के, लेकिन वो क्या करता है, दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। ये हो गया एक्टिव स्टेज। और जो दोनों केस है, दोनों केसेस में क्या होता है, दोनों ही केस में क्या करता है, अपना एक रिजर्वायर वायरस का हेपेटाइटिस बी का रिजर्वायर बनाया जाता है। बस डिफरेंस इतना है कि जो इनएक्टिव वाला है वो किसी को दूसरे को मतलब ये नहीं करता, इन्फेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक्टिव वाला जो ये स्प्रेड कर सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेपेटाइटिस बी जो वायरस है उसको दिखाना चाहता हूँ। सर एक वीडियो है, नीचे बटन, नीचे नीचे। कॉर्नर से, हाँ प्लस है। Is transported to the nucleus, where it is converted into covalently closed circular DNA. This cccDNA functions as the template for the transcription of several viral messenger RNAs. These are exported to the cytoplasm and then either translated into viral proteins or packed into nucleocapsids and converted back into viral DNA. A newly formed virus is released from the cell, as is the hepatitis B surface protein, detectable as HBs antigen in the serum. If the patient's immune response is inadequate, the virus can A. A newly formed virus is released from the cell, as is the hepatitis B surface protein, detectable as HBs antigen. ये जो है ये टेंटिकल्स है, ये भी दिख रहा है, इस यही HBs दिखा है, यही है, ये सब टेंटिकल्स जो है The serum. If the patient's immune response is inadequate, the virus can proliferate. Among other biomarkers, serum levels of both HBV DNA and HBs antigen rise. The HBs antigen level is an important diagnostic parameter. Persistent HBsAg levels are associated with increased risk of HCC. Clearly, HBs antigen and/or seroconversion is closest to a cure in the treatment of chronic hepatitis B. ये वीडियो ना, ये है हेपेटाइटिस बी वायरस, इसमें ये डीएनए पार्ट है, मैं गलत लिखा हुआ है, ये एंटीजन HBE ये वाला, और इसी का जो ये जो बता रहा था वहाँ पे के वीडियो में बता रहा था, वो इस टाइप बता रहा था, मैं बता रहा हूँ। और ये और एंटीजन जिसको हम HBCAG बोलते हैं, और ये HBsAg स्मॉल सरफेस प्रोटीन इसको बोलते हैं, और स्मॉल सरफेस एंटीजन भी बोलते हैं, और ये मीडियम सरफेस एंटीजन। और देखिए ये नॉर्मल लीवर है, ये एक नॉर्मल लीवर है। जब हेपेटाइटिस को कॉज करता है हेपेटाइटिस तो क्या होता है, धीरे धीरे क्रॉनिक कंडीशन होता है, लीवर ऐसा हो जाता है उसका, जब तब वो धीरे धीरे क्या होता है, सिरोसिस हो जाता है लीवर का, और वही लीड्स करता जाके कि आगे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी कि कैंसर हो जाता है लीवर का। ये वही इसको बड़ा करके दिखाया गया है। अब हम लोग इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसका डायग्नोस्टिक सबसे पहले हम करते हैं टोटल प्यूरिटी। टोटल प्यूरिटी करेंगे आप डायरेक्ट प्यूरिटी।
बिलिरुबिन का जो नॉर्मल अमाउंट होता है हमारे इसमें लीवर में वो होता है 1.2 mg पर ये नॉर्मल होता है, ये टोटल बिलिरुबिन का अमाउंट है, ये नॉर्मली हमारे बॉडी में पाया जाता है। और डायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है वो होता है हमारे बॉडी में 0.3 mg पर, लेस देन 0.3 mg पर। और इसको हम लोग कंजुगेटेड बिलिरुबिन, इस बिलिरुबिन को हम लोग कंजुगेटेड बिलिरुबिन बोलते हैं। उसके बाद दूसरा होता है, दूसरा टेस्ट होता है एस्पार्टेट। जिसको हम लोग AS3 बोलते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 40 यूनिट पर लीटर, 48 यूनिट पर लीटर, 8 to 48 यूनिट पर लीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है। ये एस्पार्टेट जो है ये एंजाइम है जो हमारे लिवर में पाया जाता है और भी कई ऑर्गन में पाया जाता है, मसल को भी पाया जाता है। एक तरह का एंजाइम है जिसका टेस्ट हम लोग करते हैं। और है अल्कलाइन ट्रांसअमीन्स। अल्कलाइन ट्रांसअमीन्स ये भी एक तरह का क्या है एंजाइम है जिसका नॉर्मल रेंज होता है 4 to 36 यूनिट। उसका एक होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेस। अल्कलाइन फॉस्फेटेस जो कि इसका नॉर्मल रेंज होता है 44 to 147 इंटरनेशनल यूनिट पर मीटर। उसके बाद हम लोग करवाते हैं टोटल प्रोटीन करवाते हैं, टोटल बिलिरुबिन करवाते हैं, एल्बुमिन करवाते हैं, उसके बाद सीरम क्या बोलते हैं ग्लोबुलिन करवाते हैं, CBC करवाते हैं, उसके बाद कोआगुलेशन स्टडीज करवाते हैं। कोआगुलेशन स्टडीज समझते हैं? कोआगुलेशन स्टडीज क्या होता है? कोआगुलेशन स्टडीज वो होता है कि मतलब ब्लड क्लॉट कैसे करता है, टाइमिंग क्या है उसका। कोआगुलेशन स्टडीज में ये दिखाता है कि ब्लड कितने देर में कोआगुलेट कर रहा है। और एक चीज आता है, एक आता है प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग, ये भी टेस्ट कराया जाता है इसमें। एक्चुअली प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग में मतलब ये दिखाया था कि ब्लड कितने देर में क्लॉट कर रहा है। प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग दिखाता है, उसमें ये दिखाता है नॉर्मली ब्लड जो क्लॉट करता है प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग में 11 से 13 सेकंड तक मतलब क्लॉट हो जाना चाहिए ब्लड, उसमें ये चीज दिखाया था जो कि किसके जरिए किया था प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग। ये भी एक टेस्ट है। उसके बाद आप लोग जैसे मैंने बताया CBC भी है। और इस हेपेटाइटिस बी को कंफर्म करने के लिए कोई आदमी का चाह कि हाँ मुझे हेपेटाइटिस बी कंफर्म कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग को सीरम टेस्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने बहुत सारे कंडीशन का नाम बताया है, जिसमें सीरम टेस्ट में सबसे पहला है, सबसे फर्स्ट है HbA1c। ये एक एंटीजन है जिसको हम लोग हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ये जो है पहला एंटीजन होता है। जब किसी को हेपेटाइटिस बी होता है, ये जो पहला एंटीजन होता है जो किसी को क्या होता है दिखता है, अपीयर होता है, ये साइलेंट सिंबल जो दिखता है, ये पहला एंटीजन होता है जो अपीयर होता है, जो कि क्या करता है, जो कि ये होना चाहिए क्रोनिक कंडीशन होने से पहले कि मतलब इसको डिक्लाइन होना चाहिए। इस एंटीजन 3 से 6 मंथ का टाइम होता है जो कि इसमें क्या होना चाहिए, इस एंटीजन को डिक्लाइन होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये आफ्टर 6 मंथ के बाद अगर आप टेस्ट करते हैं तो ये इसका दिखने लगता है HbA1c, ये पॉजिटिव होने लगता है। तो आप समझिए, आपको समझना चाहिए कि हमको हेपेटाइटिस हो गया है।
एक क्रोनिक कंडीशन हो गया है, ठीक है। उसका दूसरा ये है HPCAG, जिसको हम बोलते हैं कोर एंटी, हेपेटाइटिस बी कोर एंटी। ये जो कोर एंटी इसको इसलिए बोला जाता है, ये जो हेपेटाइटिस का वायरस होता है उसका जो डीएनए पार्टिकल होता है उसके कोर में पाया जाता है। आप लोग ये पढ़े होंगे कोर, मेंटल क्रस्ट, अर्थ के बारे में पढ़े? तो कोर कहाँ होता है? सबसे पहले कौन सा परत होता है? मेंटल, कोर, देन क्रस्ट। सबसे पहले मेंटल होता है, फिर कोर होता है, तो क्रस्ट होता है। यानी कि सबसे बीच में पाया जाता है। जो वायरस होता है ना हेपेटाइटिस का, ये जैसा कि वायरस है और ये इस टाइप का कुछ होता है, बना हुआ इस टाइप का से करके। और ये टेंटिकल्स करता है। और यहाँ पे और इसी लेयर में यहाँ पे ये पाया जाता है HPCAG, इसलिए इसको कोर एंटीजन बोला जाता है। और ये क्या होता है, HPCAG जो होता है इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते ब्लड टेस्ट के, डेमोन्स्ट्रेट होता नहीं दिया है। ब्लड टेस्ट कीजिएगा आपको ये एंटीजन आपको नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं मिलेगा जब इसका मतलब शुरू में जैसे 6 मंथ हुआ है, 3 से 6 मंथ हुआ हो, इस बीच में आपको नहीं दिखेगा। लेकिन आफ्टर 6 मंथ ये दिखने लगेगा आपको HPCAG का, मतलब ये दिखने लगेगा HPCAG। जब होने के 2 हफ्ते बाद, 3 से 6 हफ्ता होने के 3 से 6 महीने के बाद, उसके बाद उसके 2 से 6 दिन के बाद मिलेगा, 6 वीक के बाद, 2 to 6 वीक। ये फिर दिखने लगेगा। यानी कि ये जो है HPCAG, ये एंटीजन होने के बाद इसके 2 to 6 वीक के बाद तब आपको इसका सिम्टम्स आने लगेगा HPCAG। क्योंकि आप हमने पहले ही पढ़ा है कि HPCAG है, ये किसमें पाया जाता है? इनएक्टिव स्टेज में बता जिसमें बता रहे थे हम आपको एक्टिव हेपेटाइटिस में एक इनएक्टिव स्टेज में पाया जाता है। और वही जब इनएक्टिव स्टेज में ये बहुत दिन तक परसिस्ट कर जाता है, इतने दिन तक तब ये इस स्टेज में पाया जाता है, ये स्टेज कन्वर्ट होता है इसलिए दिखेगा। अगर लास्ट में HBEAG, इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन। जो क्या करता है, एक्टिवली वायरल रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन आप उसे नाम नहीं, बताइए बोलो। ये सिग्निफिकेंटली एक्टिव रेप्लिकेशन करता है, डीएनए से डीएनए का बनना। ये क्या होता है? रेप्लिकेशन। ये एक्टिवली, ये जो क्या होता है, एक्टिवली रेप्लिकेट करता है। और जो अगर इसका परसिस्टेंस, इसका बार बार होना, इसका परसिस्टेंस होना ही क्या कहलाता है, ये क्या करता है, धीरे धीरे क्या होता है, क्रोनिक कंडीशन को ये करता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस कॉज करवाता है। HPCAG का बार बार अगर इसका रेप्लिकेशन होगा तभी क्या करता है, क्रोनिक कंडीशन कॉज करवाता है।
उसके बाद हम लोग चलेंगे, हो गया है डायग्नोस्टिक एवल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू मेडिकल मैनेजमेंट। हेपेटाइटिस बी का मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है। हेपेटाइटिस का मेनली हम लोग अगर देखते हैं तो हेपेटाइटिस क्या होता है कि मतलब इम्यूनाइजेशन ठीक होता है, वैक्सीन वगैरह लेने के पहले ही ठीक होता है इम्यूनाइजेशन। इसका ट्रीटमेंट जो है एक्यूट हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो एडेल्ट अगर होता है तो क्या होता है खुद से ही वो ठीक हो जाता है। और जो मेनली जो ट्रीटमेंट है ये क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट है, जिसमें हम लोग सबसे पहला मेडिसिन देंगे मेडिकल मैनेजमेंट में। सबसे पहला है अल्फा इंटरफेरोन। इसमें सबसे पहला अल्फा इंटरफेरोन, जिसमें जो क्या करता है अल्फा इंटरफेरोन का काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करना है, एक्टिव करना है। इम्यून सिस्टम को क्या करना है, स्टिमुलेट करना, ताकि वो क्या कर सके हमारे डिजीज कंडीशन से लड़ सके। ये बीमारी क्या होता है इम्यून सिस्टम को, ये ड्रग जो क्या करता है इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ये क्या करता है इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद हम क्या दे सकते हो, आपको पता है क्या है? ये वायरल डिजीज है, एंटीवायरल ड्रग देंगे। हाँ एंटीवायरल ड्रग एंटीबायोटिक दे सकते हैं या एंटीबायोटिक दे सकते हैं, क्योंकि इस डिजीज में आपको दिखाया जाता है क्या हो सकता है ये वोमिटिंग हो जाए। न्यूट्रिशन उनका बेस्ट होना चाहिए। हाँ न्यूट्रिशन बेस्ड होना चाहिए, एडिक्वेट न्यूट्रिशन होना चाहिए। बेड रेस्ट देने बोले हाँ, ये बेस्ट है। It is special.